नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। एक था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा था असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमने आपको बताया था कि आज के लिए जो हमारा काम होगा वो रासायनिक समीकरणों का संतुलन होगा। मतलब जो हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा और संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, उसको संतुलित कैसे किया जाएगा। यह टॉपिक हमारे दैनिक जीवन के लिए तो जरूरी है ही, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आज का जो क्लास होगा, वीडियो होगा, आप उसको अंत तक देखेंगे गौर से। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको रासायनिक समीकरणों का संतुलन या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को खूब अच्छी तरह से बताया जाए। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज का हेडिंग है हम लोगों का रासायनिक समीकरणों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो चर्चा हुई थी कि जो हमारे पास समीकरण होगा उसमें दो भाग होगा। एक अभिकारक होगा तीर के बाईं तरफ, और उत्पाद होगा तीर के दाईं तरफ। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर लेना है, और फिर तुलना कर लेना है कि अभिकारक और उत्पाद में संगत तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है अथवा नहीं है। अगर पूर्व से ही परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वह समीकरण ऑलरेडी संतुलित है, बैलेंस है। उस समीकरण को कुछ नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए दिया जाएगा, मान लीजिए कि 5 प्रश्न है संतुलन से, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से, उस 5 में से एक समीकरण ऐसा भी होगा जो पहले से बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, और आप क्या करेंगे, उसमें कई तरीके से उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। जो पूर्व से बैलेंस है उसमें अगर कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले यह चेक कर लेंगे, वैसे में हमारी समय की बर्बादी होगी, हम कंफ्यूजन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले यह चेक करना है कि किसी भी समीकरण के अभिकारक में तत्वों के परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है, उसको नोट कर लेना हम लोग को। और फिर उसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए देखेंगे आगे। और जहाँ तक हमारे सिलेबस की बात है तो हाई स्कूल के स्तर पर रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन होता है वो बड़ा ही बेसिक मेथड के द्वारा होता है, एकदम सरल विधि के द्वारा होता है। और वैसे तो रासायनिक समीकरणों को कई विधियों द्वारा संतुलित किया जाता है जो ऊपर के कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से जिस बात की चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण का संतुलन। एकदम जो सबसे सरल विधि है, जिसको हम लोग हिंदी में अनुमान विधि कह सकते हैं, अंदाजा विधि कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो आज हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का एकदम बेसिक मेथड है, उसका उपयोग करके रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। आइए आरंभ करते हैं। रासायनिक समीकरणों का संतुलन। डैश देके लिखना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की
कई विधियां प्रचलित हैं जिनमें से अनुमान विधि या अंदाज विधि हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे आधारी या प्रारंभिक विधि है। आधारी या प्रारंभिक विधि है। इस विधि द्वारा समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग होता है। अब इसको समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले कि जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना रहेगा, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कई विधियां उपयोग में लाई जाती है। जैसा कि आपने यहाँ तो हीट एंड ट्रायल समझ ही रहे हैं, कहीं पार्शियल इक्वेशन मेथड का नाम सुनेंगे, आंशिक समीकरण विधि, कहीं आप बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड का नाम सुनेंगे। मतलब और भी ऊपर के क्लास में कई तरीके से रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया जाता है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है इस हाई स्कूल के लेवल पर, आपके लिए जो सबसे यहाँ देखिए चर्चा हुई है कि आधारी या प्रारंभिक मात्रक है, एकदम जो बेसिक विधि है या शुरुआती विधि है, वह है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट का मतलब होता है, हीट शब्द का मतलब है मारना, और ट्रायल का मतलब है प्रयास करना। इस विधि में हम लोग शुरुआती दौर में अनुमान से, अंदाज से, अटकल के द्वारा प्रयास करते हैं समीकरणों को बैलेंस करने के लिए। और जैसा कि एक बड़ा ही रोचक उदाहरण आपको आजकल मिल जाएगा, शायद आम में अगर फल आया होगा आपके यहाँ, तो हम लोग टिकोला तोड़ते हैं कई बार, और उस टिकोला को क्या करते हैं, किसी डंटे से या किसी वस्तु से मार करके तोड़ने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में भी टिकोला गिर जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बार भी हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। और कभी उसी प्रयास के क्रम में ऐसा होता है कि जिस डंटा को आपने फेंका टिकोला पर, हो सकता है डंटा ही फंस गया उसमें, तो फिर कई बार दूसरा डंटा से फिर पहले उस डंटा को गिराते हैं, फिर टिकोला तोड़ते हैं। लेकिन हम लोग तब तक प्रयास जारी रखते हैं जब तक हमारा टिकोला गिर नहीं जाता है।
तो बस उसी तरह का ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, नाम ही रखा गया, हिट मतलब मारना, ट्रायल मतलब प्रयास करना। तो इस विधि के द्वारा आप तब तक प्रयास जारी रखिए जब तक आपका समीकरण संतुलित नहीं हो जाता है। फिर हम लोग जब कुछ और बढ़िया से प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम लोग यहाँ से डंडा फेंकेंगे तो केवल टिकोला टूटकर गिरेगा और पत्ता भी नहीं हिलेगा। मतलब आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं समीकरणों को बैलेंस करने का, तो फिर बहुत आसान से, बहुत सरल तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर, कि समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ जिस विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे उसको अनुमान विधि या अटकल विधि, इस विधि का नाम हो गया आपको अनुमान विधि, या इसी को अंदाज विधि, और अंग्रेजी में इसको कहा गया हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस हीट एंड ट्रायल मेथड में जो कुछ प्रमुख स्टेप है, कुछ प्रमुख चरण है, उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर एक, सर्वप्रथम असंतुलित या कंकाली समीकरण, असंतुलित या कंकाली समीकरण को लिखकर अभिकारक तथा उत्पाद के अभिकारक तथा उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। ज्ञात कर ली जाती है। इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे कि सबसे पहले इस विधि में, हीट एंड ट्रायल मेथड में, हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण आपको दिया रहेगा बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, सबसे पहले किसी फ्रेश जगह पर कॉपी में हम लोग उस समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण को लिखने के बाद उसमें अभिकारक में जो जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या नोट कर लेंगे, और उत्पाद में फिर जो जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या नोट कर लेंगे। और इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप जो पिछला वीडियो है हम लोगों का पार्ट 5, उसको देखेंगे तो शायद इन बातों को समझ जाएंगे आप। तो पहले अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेंगे। ये पहला स्टेप होगा रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने का। दूसरा स्टेप, दूसरे नंबर में हम लोगों को क्या करना है, जिन यौगिकों में जिन यौगिकों में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, सर्वप्रथम
उन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और बाद में क्रमशः कम परमाणुओं वाले यौगिकों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, अंत में सबसे कम परमाणु वाले अणु या तात्विक अणु जैसे H2, O2, N2, Cl2 इत्यादि को संतुलित करते हैं। इत्यादि को संतुलित करते हैं। ये जो 3 बातें अभी हम लोग लिखे, इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि सबसे पहले जो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, जो असंतुलित समीकरण है या कंकाली समीकरण है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको पहले लिख लेंगे। अभिकारक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग समीकरण को बैलेंस करना शुरू करेंगे और जिन यौगिकों में, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, जिन यौगिकों में परमाणुओं की संख्या अधिक रहेगी, केवल उनको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे, प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रमशः कम परमाणुओं वाले यौगिकों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और सबसे लास्ट में जो सबसे कम परमाणु वाले यौगिक होते हैं, केवल जैसे H2 है, केवल हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, O2 है, N2 है, Cl2 है, ये हो गया तात्विक अणु। तात्विक अणु का यहां मतलब है कि केवल एक ही प्रकार के तत्व से बना हुआ अणु। जैसे H2O पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, तो H2O जल का एक अणु है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो 2 तरह के तत्व हैं उसमें। लेकिन H2 जो हाइड्रोजन गैस है, O2 जो ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें केवल ऑक्सीजन ही है, इसलिए इसको तात्विक अणु कहा जाता है। तो लास्ट में इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने की और क्या प्रक्रिया होगी, वो इस चौथे पॉइंट से क्लियर होगा। अब चौथे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण समीकरण
के सभी संकेतों या सूत्रों को बॉक्स से घेर दिया जाता है। घेर दिया जाता है और इन्हें संतुलित करते समय बॉक्स के भीतर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ये देखिए, अभी तो उदाहरण लेंगे तो ये सारी बात और क्लियर हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा संतुलित और संतुलित समीकरण रहेगा, जैसे उस समीकरण को लिखेंगे तो उस समीकरण में जितने भी पदार्थ होंगे, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में हो, सर्वप्रथम सभी को बॉक्स से बंद कर देंगे। बॉक्स से बंद कर देने का मतलब है कि उस बॉक्स के भीतर जो पहले से पदार्थ मौजूद है उसमें आप किसी भी संख्या से गुना या भाग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई चीज उसमें जोड़ना होगा या हटाना होगा या भाग देना होगा, गुना करना होगा, तो बॉक्स के बाहर ही कर सकते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बॉक्स के आरंभ में बॉक्स के आरंभ में उचित पूर्णांक से उचित पूर्णांक से गुना करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास तब तक जारी रखते हैं जब तक कि समीकरण संतुलित नहीं हो जाता है। समीकरण संतुलित नहीं
हो जाता है। देखिए ये चौथा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले जो असंतुलित समीकरण होगा उसके सभी संकेतों या सूत्रों को हम लोग बॉक्स से घेर देंगे, और बॉक्स से घेरने का मतलब यह हो गया कि बॉक्स के भीतर जब हम लोग समीकरण को बैलेंस करना शुरू करेंगे तो बॉक्स के भीतर कुछ नहीं लिख सकते हैं, और जब भी कुछ लिखना होगा, कोई संख्या से गुना करना होगा, तो यहां लिखा गया है आपको कि बॉक्स के आरंभ में उचित पूर्णांक से गुना करके, बॉक्स के आरंभ में उचित पूर्णांक से गुना करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं यह मेथड ही है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यह प्रयास हम लोग जो है तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हमारा समीकरण, जब तक कि असंतुलित समीकरण संतुलित नहीं हो जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करेंगे और इन बिंदुओं को और विस्तार से समझने में आपको मदद मिलेगी। आइए उदाहरण लेते हैं। ये चारों पॉइंट हम रखे हैं ताकि एक एक करके सब पर विस्तार से बात हो सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं नंबर 1 कि लास्ट क्लास में जो आपने इक्वेशन लिखा था, ये H2 प्लस O2 यह बनाता है H2O जल। गौर से देखा जाए यह एक समीकरण है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के जल का निर्माण करता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अभिकारक में जो जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या लिख लेंगे, और उत्पाद में जो जो तत्व है उसके परमाणु की संख्या लिख लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभिकारक में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, इस पर विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2 है। इधर फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1। अब जैसे ही यह समीकरण हम लोगों का लिखाता है तो हम लोग इसमें जो हमारा पदार्थ है इसको क्या करेंगे, बॉक्स से घेर देंगे। बॉक्स से घेरने का मतलब कि अब इसके भीतर कुछ नहीं लिख सकते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप, H2 हो गया हाइड्रोजन गैस, O2 हो गया ऑक्सीजन गैस और H2O हो गया जल। जब भी किसी तत्व के परमाणु की संख्या को बढ़ाना होगा तो आप इस स्थान पर शुरू में, यहां इस स्थान पर ही गुना कर सकते हैं, और एकदम सरल है ये। सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, देखिए पहले नियम को फॉलो कर रहे हैं कि सर्वप्रथम असंतुलित या कंकाली समीकरण को लिखकर अभिकारक तथा उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अभिकारक में एक तत्व यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 2, नोट कर लिए। इसी तरह से उत्पाद में 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1, नोट कर लिए। मतलब पहले पॉइंट का काम हम लोगों का पूरा हो गया। अब देखिए हम एक बार डायरेक्ट चौथे पॉइंट पर आते हैं। ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि असंतुलित समीकरण के सभी संकेतों या सूत्रों को बॉक्स से घेर दिया जाता है। देखिए जितना भी संकेत या सूत्र था सबको बॉक्स से घेर दिए, और बॉक्स से घेरने का मतलब यह हुआ इस बॉक्स में हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जब भी कुछ लिखना होगा तो बॉक्स के प्रारंभ में लिखेंगे। और फिर ये दूसरा और तीसरा पॉइंट कहता है कि आखिर हम कहां से संतुलित करने का प्रयास शुरू करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जिन यौगिकों में परमाणुओं की संख्या ज्यादा रहेगी हम लोग पहले उसको बैलेंस करने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जल जो है H2O, इसमें 2 1 3 परमाणु है, जबकि हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, बीच में प्लस है, तो यह एक अलग पदार्थ है, यह एक अलग पदार्थ है।
लेकिन यह पूरा मिलके एक ही पदार्थ है। तो यहाँ जल में पहले प्रयास करेंगे बैलेंस करने का। तो आप जल देख रहे हैं, जल में कि हाइड्रोजन तो दोनों में बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कम है। तो यहाँ उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है और अभिकारक में 2 है। तो इस 1 को बढ़ा करके हमको 2 करना है, 1 को बढ़ा करके 2 करना है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि आप, बहुत लोगों के मन में बात होगी कि यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये H2O2 हो जाएगा, तब यह जल नहीं रहेगा। इसको जल ही रखना है हम लोगों को और बैलेंस करने का प्रयास करना है। एक तो ये बात। दूसरी गलती जो हम लोग किए कि बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है किसी भी हालत में। नहीं होगा बैलेंस तो वैसे छोड़ देंगे, फिर प्रयास करेंगे, लेकिन बॉक्स के भीतर तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन 2 करने के लिए न तो आप यहाँ 2 दे सकते हैं, न यहाँ 2 दे सकते हैं। जब भी इसको 2 करना होगा तो शुरू में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि अणु के जगह को बदल करके हम लोग परमाणुओं की संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इस जल में ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन अब 2 दूनी 4। पिछले वीडियो को जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में नहीं कुछ है तो 1 है, 1 को 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन 2 चूंकि पूरे जल में लगाए थे तो हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई और हाइड्रोजन अब 4 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन पहले से 2 था, यहाँ 4 हो गया। आपके मन में विचार आएगा कि एक तो पहले से बैलेंस था, उसको बैलेंस, दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में जो बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया। तो हम लोग पहले कह चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं, यह हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको 2-4 बार प्रयास करना पड़ सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए यहां जैसे आपने 2 लगाया तो क्या हुआ, उत्पाद में तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है। तो इस अभिकारक वाले हाइड्रोजन को 2 से 4 करने के लिए 2 में कितना से गुना किया जाएगा, 4 करने के लिए 2 में 2 से गुना होगा। तो फिर यहाँ शुरुआत में 2 से गुना करेंगे, जैसे 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। और आप याद रखेंगे यह 2 वो में नहीं हुआ गुना, क्योंकि बीच में जोड़ का चिन्ह है, केवल इस बॉक्स में जितने तत्व हैं उसमें गुना हुआ। इस तरह से 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 गुना 1 2 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से रासायनिक समीकरण है। तो यह समीकरण का संतुलन था। हम एक और उदाहरण लेकर के इसको और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे उदाहरण पर हम लोग आते हैं और बात करेंगे। Fe का नाम आपने सुना होगा, आयरन का। यह अभिक्रिया करता है जलवाष्प से। जलवाष्प का भी सूत्र H2O ही होता है। तो यह बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है H2। सबसे पहले कि जो समीकरण हम लोगों को दिया गया है, हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितने भी अभिकारक और उत्पाद है सभी तत्वों को क्या करेंगे, पदार्थों को बॉक्स से घेर देंगे। बॉक्स से घेरने का मतलब कि इसके भीतर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं। जब भी किसी तत्व के परमाणु की संख्या को बढ़ाना होगा तो उसके शुरू में उचित पूर्णांक से गुना करके उसको बढ़ा लेंगे जितनी आवश्यकता होगी। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सा तत्व है। यहां देखिए आयरन है Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी वही 3 तत्व है, Fe हो गया आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 तत्व है। तीनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करेंगे। अभी यहाँ पर आयरन 1 परमाणु है Fe का, हाइड्रोजन देख लीजिए 2 परमाणु है, ऑक्सीजन देख लीजिए 1 परमाणु है। इधर जब आएंगे तो आयरन Fe में 3 लगा हुआ है तो आयरन के 3 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन देख लीजिए 2 है, क्लियर दिख रहा है, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। इस बार जो परिस्थिति हमारे सामने है उसको अगर गौर से देखें तो आयरन यहाँ 1 है, अभिकारक में आयरन 1 है, उत्पाद में आयरन 3 है।
अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए अभिकारक में 1 है और इधर उत्पाद में 4 है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि वैसे यौगिकों को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो स्वाभाविक सी बात है Fe3O4 जो है आयरन ऑक्साइड, इसमें परमाणु की संख्या अधिक है, इसलिए पहले यहीं से बैलेंस करना शुरू करते हैं। और इसमें देखिए Fe यहाँ 1 और Fe3 है, तो इसके अनुसार उसमें आयरन को करना है। इसके अनुसार उसमें आयरन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आयरन 3 है, इधर भी आयरन से पहले 3 करना पड़ेगा। 3 कर दिए यहाँ आयरन को। जैसे यहाँ आपने 3 लगाया तो आयरन में केवल 3 से गुना हुआ, तो आयरन के परमाणु की संख्या अब 3 हो गई। तो आयरन तो हमारा बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इस 1 को 4 करने के लिए 1 में कितने से गुना किया जाएगा कि 4 होगा, तो आप सब जान रहे हैं कि 1 में 4 से गुना किया जाएगा। यहाँ हम लोग 4 लगा देते हैं, चूंकि ऑक्सीजन H2O में है, इसलिए H2O से पहले जैसे हम लोग 4 दिए तो यहाँ हो गया अब ऑक्सीजन 4 गुना 1, ये तो 4 हो गया, लेकिन जैसे आपने यहाँ शुरू में 4 दिया तो यह हाइड्रोजन के परमाणु को भी बढ़ा दिया, तो अब हाइड्रोजन 4 गुना 2 8 हो गया। अब देखिए फिर एक नई समस्या क्या आई कि आयरन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और पहले से जो हाइड्रोजन बैलेंस था वह अनबैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। इसका मतलब उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या घट गई, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या घट गई। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और उधर हाइड्रोजन 8 हो गया, तो 2 को 8 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 4 से। तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। इस तरह से जो हमारा समीकरण है वह संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। तो मेरे अंदाज से जो लोग गौर से समझे होंगे इस उदाहरण को, तो वह निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और घर में जाकर के आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। किताब में जो बहुत सारी वो रासायनिक भाषा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बुक होती है, उसमें बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, या आपके एनसीईआरटी का जो बुक का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके एक्सरसाइज में, अभ्यास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जहां समीकरणों को बैलेंस करने के लिए बताया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप वहां से भी प्रैक्टिस करके रासायनिक समीकरणों का संतुलन समझ सकते हैं। और आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, हमने शुरू में कहा आपको कि आप जितना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उतना बढ़िया से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना चीज भी बताया गया, आप अगर इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से समीकरणों का संतुलन आपसे आसान हो जाएगा। और अंतिम में एक बात, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि बड़े बड़े रासायनिक समीकरणों को भी आसानी से संतुलित कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं कि आप सभी इसको सीख पाए होंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद भी कोई समीकरण अगर बैलेंस नहीं हो पाता है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे उनका समाधान करने का। एक और बात जो हम लोगों को सिलेबस से हटकर करनी है कि जो वीडियोज आपके लिए दिया जाता है यूट्यूब पर, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेटा हमारे पास आता है निकल करके कि उस वीडियोज को पूरा शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं। तो शुरू से अंत तक अगर आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसको पढ़ना, उसमें समय बर्बाद कर देना हो जाता है। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जब भी आप फुर्सत में रहें, आपके पास समय हो, तो आप तभी वीडियो को देखें और शुरू से अंत तक देखें। अंत तक आप देखेंगे तब किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आपने क्या सीखा, कितना जाना, कितना समझा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप जब भी वीडियो को देखें, क्लास को देखें, तो एकदम शुरू से अंत तक देखें, ताकि पूरी और सही बात आपकी समझ में आवे और कन्फ्यूजन भी दूर हो। कुछ लोग क्या करते हैं, खोल लेते हैं, 2-4 मिनट देखते हैं, लगता होगा हो क्या होगा, यहाँ तो कोई है नहीं कहने वाला, चलो बंद कर देते हैं, फिर दूसरा चीज देखने लगते हैं। आप दिन भर दूसरा चीज देखिए, कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए पढ़ने के लिए, और आधे आधे घंटे भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे समय का बहुत बड़ा उपयोग होगा।
इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि हमारे पास डेली जो आप वीडियो देखते हैं उसका एनालिसिस डेटा आ जाता है कि कितने देर तक कौन कौन चला करके देखा है वीडियो को। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखें, जब समय मिले जब सुविधा मिले तब देखिए, लेकिन पूरा देखिए, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। और घर से होमवर्क करने के लिए है कि ढेर कुछ आप कम से कम 10-10 समीकरण सभी लोग बैलेंस कर लेंगे अपने से, और उसमें जो कठिनाई होगी उसको कमेंट्स करके या सीधे फोन करके भी समझ सकते हैं। बस इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।